पिछले क्लास में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए थे और इसमें पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें एक क्लास हुआ था और ये कहाँ तक हुआ था, चार्टर अधिनियम 1853 तक हुआ था। आज हम लोग जो है ताज का शासन जो कि 1858 से 1947 तक है उसको पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता किसके हाथ में चल गया, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत मतलब भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव का सृजन किस एक्ट के तहत, 1858 के तहत हुआ। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को सौंप दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर भारत राज्य सचिव को सौंप दिया गया। भारत में द्वैध शासन प्रणाली को जो कि 1784 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, उसको 1858 एक्ट के तहत क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा द्वैध शासन समाप्त हो गया 1858। ठीक है, आगे बताइए, भारत का राज सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। राज सचिव जो होता था अपने कार्यों के लिए किसके प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। इनका खर्च भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था। ठीक है, इसके तहत मतलब 1858 के तहत जो है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। क्या की गई, मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। ठीक है, इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बना। तो याद रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिएगा 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम राज्य सचिव और आज़ादी के समय राज्य सचिव के पद पे थे लिस्टोबेल। हाँ, तो भारत का प्रथम राज्य सचिव स्टैनली और आज़ादी के समय में राज्य सचिव लिस्टोबेल थे। ठीक है, तो 1858 भारत परिषद अधिनियम 1858 के बाद कौन सा अधिनियम आया, तो 1861। कौन आया, 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब सुनिए इसमें क्या क्या काम हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। संवैधानिक विकास का सूत्रपात किसमें किया गया, 1861 अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत
कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। इस प्रकार वायसराय जो है कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, आगे देखिएगा, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। इनमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या किया गया? मनोनीत किया गया। ठीक है, इसने वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। कितनी होती थी? 6 माह होती थी। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में की है। विभागीय प्रणाली कब आया? 1861 में। किसने लाया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। क्या की गई? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या हुआ? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, 3 जगह पे, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम में क्या है? तो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। तो ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या क्या किया? बढ़ा दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किए गए। कितना? न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किए गए। इससे पहले इनकी न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 थी, जिसको क्या कर दिया गया? 10 और 16। इसके तहत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। तो ये याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1892। ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा किया गया। जेम्स विल्सन। हाँ, ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत विल्सन ने किया 1860 में। उसके बाद आइए, अगला अधिनियम जो है भारत परिषद अधिनियम 1909,
जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम को 1919 में सर जॉर्ज अरुंडेल समिति के रिपोर्ट पर पारित किया गया। ठीक है, 1909 अधिनियम को अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया। किसके रिपोर्ट पर? अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करवाने में भारत का सचिव कौन था? मार्ले। ठीक है, भारत का सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो। ठीक है, तो इसलिए इस अधिनियम का नाम है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम की विशेषता सुनिए क्या क्या हुआ था। तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं, इस अधिनियम ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही कर सकते थे। इस प्रकार सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में और वृद्धि कर दिया और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या को बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया। 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने और बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो 1909। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य बनाया गया, प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके तहत विधान परिषद के सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया 1909। ठीक है, 1909 में। इस अधिनियम के पारित होने के समय, मार्ले मिंटो सुधार 1909 पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एक्विथ। कौन था? एक्विथ था। ठीक है, अब सुनिए, इस अधिनियम के बारे में निम्न टिप्पणी की गई, मतलब इस अधिनियम को कौन क्या कहा है। ठीक है, तो देखिए, आरसी मजूमदार ने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को क्या कहा? 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। 1909 के सुधार केवल चंद्रमा के चांदनी की समान है। किसने कहा? हाँ, मजूमदार ने। ठीक है, के एम मुंशी ने क्या कहा कि इस अधिनियम के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया। ठीक है, 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया। किसने कहा? के एम मुंशी। के एम मुंशी ने कहा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा? कहा कि इस अधिनियम के बारे में लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ठीक है, किसने कहा? मिंटो ने। मिंटो ने मार्ले को लिखा था। मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हम नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। गांधी जी ने क्या कहा था? भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने का ये अधिनियम बताया। भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ठीक है, किसने कहा? गांधी जी। उसके बाद आइए भारत शासन अधिनियम 1919।
ठीक है, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। 1919 को मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार। तो सुनिएगा, इस अधिनियम को भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय चैमफोर्ड ने मिलकर बनाया था। मॉन्टेग्यू और चैमफोर्ड ने मिलकर बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार के नाम। यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था जिसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 को घोषणा के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। कब कही गई थी? 20 अगस्त 1917 को। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज। हाँ, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। वही मार्ले मिंटो के समय के था प्रधानमंत्री एक्विथ। ठीक है, एक्विथ। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार 1919 कब लागू हुआ? तो 1921 में लागू हुआ। मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार 1919 लागू कब हुआ? 1921 में लागू हुआ। अब इसकी विशेषता देखिए, इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्लो भारतीयों एवं यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये सब जो है सिख, ईसाई और आंग्लो भारतीयों एवं यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। अब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है? किसको माना जाता है? लियोनल कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित थी, जिसमें 34 निर्वाचित और 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत था। तो 34 निर्वाचित और 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत था। और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। कितना था? 5 वर्ष का था। ठीक है, आगे सुनिए। तो राज्य परिषद में 60 था, जिसमें 34 निर्वाचित और 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। वहीं केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे। कितना थे? 144, जिसमें 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत। और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा कार्यकाल 3 वर्षों का, और वहीं राज्य परिषद के सदस्यों का 5 वर्ष का कार्यकाल था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधानसभा को था। किसको था? केंद्रीय विधानसभा। हाँ, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। हाँ, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो सुनिए, आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था। यह केंद्रीय सूची के विषय होते हैं। आरक्षित विषय जो होते हैं केंद्रीय सूची के विषय होते हैं। जैसे कि देखिए, राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, सिंचाई, ये सब क्या है? तो ये सब आरक्षित विषय है। ये सब हाँ, जिसको केंद्रीय सूची के विषय कहते हैं। दूसरा कौन है? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह प्रांतीय सूची के विषय हैं। ठीक है, हस्तांतरित विषय जो है प्रांतीय सूची के विषय हैं। जिसे देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, माप तौल, पुस्तकालय, ये सभी जो है कैसा विषय है? हस्तांतरित विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय यानी प्रांतीय विषय। और वहीं आरक्षित विषय जो था
वो केंद्र सूची का विषय है। केंद्र सूची। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हाँ, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, याद रखिएगा। ली कमीशन की स्थापना कब हुआ? 1923 में। ली कमीशन की स्थापना 1923 में, ठीक है। और ली कमीशन के सिफारिश पर भारत में सिविल सेवा की भर्ती के लिए 1936 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। किसके सिफारिश पर? ली कमीशन के सिफारिश पर, ठीक है। आगे बताइए, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग हुआ मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। इस अधिनियम के तहत ही वर्ष 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1921। किस अधिनियम के तहत? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के तहत। भारतीय सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो सिविल सेवा का पहली बार आयोजन जो हुआ था 1922 में लंदन के साथ साथ भारत में हुआ था। और ये भारत में पहली बार कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अधिनियम के तहत मिला। हाँ, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इस अधिनियम में क्या किया गया कि कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य में से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। ब्रिटिश सरकार, सुनिए, ब्रिटिश सरकार 8 नवंबर 1927 को नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया, ठीक है, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया, ठीक है, साइमन के अध्यक्षता में। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और अतः इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके वजह से 3 फरवरी 1928 को कमीशन के आगमन पर देश व्यापी विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन 1927 में स्थापना होता है और 3 फरवरी 1928 को भारत आता है, ठीक है, और भारत में इसका विरोध होने लगता है, ठीक है। तो आयोग के विरोध के बावजूद आयोग ने 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। साइमन कमीशन रिपोर्ट को ही विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930 में, फिर 1931, 1932। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीनों कहाँ हुआ? लंदन में। इस गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चा के फलस्वरूप संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। संसद से पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। क्या बनकर तैयार हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका एक वीडियो और आएगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।